जम्मू कश्मीर में एक नए बाब का आज से आगाज हो गया है। जम्मू कश्मीर को आज बाजाब्ता तौर पर यूटी बना दिया गया है। इस बीच गिरीश चंद्र मुर्मू ने यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर की हैसियत से आज हलफ लिया। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने गिरीश चंद्र मुर्मू को एलजी के ओहदे का हलफ दिलाया। गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं। आइए एक नजर डालते हैं मुर्मू की अब तक की खिदमत पर। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू का ताल्लुक उड़ीसा के मयूरभंज जिले से है। मुर्मू ने उत्कल यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में एमए किया और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम से पब्लिक सर्विसेज में एमबीए की डिग्री हासिल की। मुर्मू 1985 बैच गुजरात कैडर के आईएएस अफसर हैं। इससे पहले वो गुजरात में प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ओहदे पर फायज रह चुके हैं। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के वजीर आला थे तब मुर्मू प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी मुर्मू की सलाहियतों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। यही वजह है कि जब मोदी ने वजीर आजम का ओहदा संभाला तब मुर्मू को दिल्ली तलब कर लिया। अब मुर्मू को जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। जम्मू कश्मीर का पहला एलजी बनाए जाने पर मुर्मू के घरवालों और उनके आबाई मकाम पर खुशी का माहौल है। मुर्मू की मां का कहना है कि इन्हें अपने बेटे पर फख्र है। बहुत खुशी होची, एते खुशी जाओ कोई बात नहीं कि भाग्य से छुआ जन्म होइथिला मु ऐसे बर्तमान चिंता करूची। हां समस्त मनुष्य हबार होइछन हेले भी सीए बड़ पुओ हिसाब रे बहुत उन्नति कर देला। तीन झील भितर बड़ झील मारा पड़ी आ दुई झील अछंती। बापा माँ कर एकमात्र झील। हाँ मोर संपत्ति बाड़ी ढेर अच्छी आ भल हिसाब रे समस्त को मनुष्य कर देइथिली। गिरीश चंद्र मुर्मू के भाइयों और गांव वालों ने भी खुशी का इजहार किया और इस उम्मीद का इजहार किया कि वो आइंदा भी अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाएंगे। भी भैया ने नाम कमाए, जितने काम किए अपना कैपेसिटी के हिसाब से, दक्षता के हिसाब से, तो पहले भी बहुत बड़े बड़े पोस्ट में रहे हैं। बहुत मतलब बहुत ये से काम किए हैं देश के लिए। शुभकामनाएं देंगे उनको और भारत सरकार को भी, खास करके नरेंद्र मोदी जी को भी। विश्वास कर पार्ली तापर जो पूरा जान ली सियर हली ना से को बहुत खुशी लगला। एत खुशी लगला जे मु आउ किछि भाई पार्ली जे एत बड़ पदवी रे ये हेले सरकार तांको नियुक्ति देले सेटा सुनी के बहुत खुशी लगला। तापर हम आज्ञा बहुत खुशी जेहेतु आम बड़ भाई उपराज्यपाल जम्मू काश्मीर जिले में पाई आम बहुत खुशी। आमर आशा जे आम बड़ भाई निश्चय आगो को किछि भलो भलो आम पई सब काम करिवे। गिरीश चंद्र मुर्मू को अहम जिम्मेदारी पर फाइज किया गया है और उम्मीद की जा रही है कि वो जम्मू कश्मीर को तरक्की की नई ऊंचाइयों पर ले जाने में अपना रोल अदा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। दफा 370 खत्म करने के बाद खिते लद्दाख भी अब यूनियन टेरिटरी में तब्दील हो गया। इस सिलसिले में आज सुबह सिंधु संस्कृति ऑडिटोरियम लेह में एक तकरीब मुनक्किद हुई। इस तकरीब के दौरान जम्मू कश्मीर की चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर आर.के. माथुर को हलफ दिलाया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। इस सिलसिले में लेह में रंगारंग तकरीब भी मुनक्किद हुई। उसमें हजारों लोगों ने शिरकत की, उनमें तलबा की खासी तादाद भी शामिल थी। इस बीच लद्दाख के करगिल जिले में आज यौम सियाह मनाया गया। करगिल में 3 रोजा एहतजाज की कॉल दी गई थी। करगिल के लोगों की मांगों को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया जा रहा है। इस बीच करगिल बीजेपी के कारकुन लेह पहुंचे थे। करगिल हिल काउंसिल के चेयरमैन फिरोज अहमद खान लेह में एलजी को एक मेमोरेंडम पेश करेंगे। उसमें मुख्तलिफ मुतालबात को उजागर किया जाएगा। चैलेंजेस डिसाइड करते हैं लोग जी, चाहे वो लेह के लोग हों चाहे कारगिल के लोग हों। इट इज पीपल्स चॉइस। तो मेरा पहला ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली यही है
कि लोग क्या चाहते हैं। तो मुझे निगलेक्टेड क्षेत्र में कार्य करने का कुछ आदत सा हो गया। डिफेंस मिनिस्ट्री में जहाँ मैंने काम करा था वहाँ पर भी बॉर्डर एरियाज में, और बॉर्डर एरियाज मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोग्राम से त्रिपुरा में भी हम लोगों ने बहुत काम किया, इस क्षेत्र में भी बॉर्डर एरियाज में बहुत काम हो रहा है, लेकिन बहुत कुछ और करना बाकी है। तो ये मेरा प्रयत्न होगा कि बॉर्डर एरियाज सब जगह ही काम प्रगति। मैं तमाम लोगों की तरफ से, लद्दाख के लोगों की तरफ से नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को और इंडिया सरकार को, गवर्नर इंतजामिया को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि लद्दाख के लोगों की दिरेना मांग को उन्होंने पूरा किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है यूटी के अमल में आने के बाद लद्दाख के न सिर्फ इक़्तिसादी तरक्की में बल्कि लद्दाख की जो पहचान है, लद्दाख की सकाफत है, लद्दाख का भाषा है, उसको सुरक्षित करने में और लद्दाख की जो यूनिक इकोलॉजी इन्वायरमेंट है उसको सुरक्षा देने में यूटी का अहम रोल रहेगा। कुलभूषण जाधव केस में पाकिस्तान की किरकिरी आलमी सतह पर हो चुकी है। अब इस हवाले से आईसीजे के प्रेसिडेंट जज अब्दुल कवी यूसुफ का बयान पाकिस्तान के लिए मजीद सुबकी का बाइस हो सकता है। उनका बयान हिंदुस्तान के लिए बड़ी जीत है। आईसीजे के प्रेसिडेंट जज अब्दुल कवी यूसुफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में दिए बयान में कहा है कि पाकिस्तान ने कुलभूषण मामले में वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान ने कुलभूषण मामले में मतलूबा कार्रवाई नहीं की है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मगरबी बंगाल के मजदूरों के कत्ल के मामले में ममता बनर्जी ने मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि तमाम एहतियाती इक़दाम के बावजूद मजदूरों का कैसे कत्ल हुआ, जबकि अब जम्मू कश्मीर का इंतजामिया मरकजी हुकूमत के हाथों में है। वहीं ममता बनर्जी ने मामले की जल्द से जल्द जांच का मांग की है। क्या स्टैंडर्ड है मेरे को पता नहीं है, लेकिन हमका दुख ये है कि हमारा जो वर्कर लोग उधर में गया, आउटसाइड देश का वर्कर भी जा सकते हैं, लेकिन वो लोग काम करने के लिए गया और वो लोग वापस आने के लिए तैयार भी थे। लेकिन जैसे वो लोगों को मर्डर किया है ब्रूटली, ये एक खतरनाक इंसिडेंट है, डेंजरस इंसिडेंट है। अभी तो उधर में राजनीतिक दल का कोई एक्टिविटीज भी नहीं है, कोई प्रेस भी मूव नहीं कर सकते है फ्रीली, कोई एमपीज इंडियन लोग भी नहीं जा सकते है, कोई एमपीज भी नहीं जा सकते हमारा एमपीज। तो अगर कोई लोग काम करने के लिए गया है और वापस जाने के लिए तैयार है तो उसको मर्डर करने का जरूरत क्या था। और वो दिन जो दिन हमारा यूरोपियन कंट्री से एक बिग डेलीगेशन आया तो उसको भी अच्छा नहीं लगा ना ये इंसिडेंट। एक देश के लिए तो देश का बदनाम भी होता है, ठीक नहीं हुआ, इसको पूरा से जांच होना चाहिए। हैदराबाद के मजाफती इलाके पिदामरपेट औटर रंग रोड पर भयानक सड़क हादसा पेश आया है। एपीएसआरटीसी की बस ने टू व्हीलर को टक्कर दे दी, जिसके सबब टू व्हीलर पर सवार 45 साला रंगा रेड्डी और उनकी बीवी की मौके पर ही मौत हो गई। महलूक रंगा रेड्डी हयात नगर डिपो में कंडक्टर के तौर पर खिदमात अंजाम देते थे। हादसे के बाद मकामी अफराद और हड़ताली आरटीसी मुलाजमीन ने विजयवाड़ा हैदराबाद शाहराह पर धरना दिया, जिसके सबब कई किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम देखी गई। ट्रैफिक बहाल करने में पुलिस को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। राजस्थान हाईकोर्ट ने पहलू खान और उनकी फैमिली के खिलाफ एफआईआर मुस्तरद करने के अहकाम दिए हैं। अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि पुलिस गौकशी के इल्जामात को साबित नहीं कर पाई है। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान हाईकोर्ट ने पहलू खान और उनके बेटे पर दर्ज एफआईआर रद्द करने का दिया हुक्म। गाय की स्मगलिंग के शक में पहलू खान का हुआ था कत्ल। पहलू खान को हुजूम ने पीट कर दिया था हलाक। इलाज के दौरान अस्पताल में पहलू खान की हो गई थी मौत। 1 अप्रैल 2017 का है मामला। पहलू खान हुजूमी तशद्दुद मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने पहलू खान, उनके बेटे इरशाद और ड्राइवर खान मोहम्मद के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा है कि पुलिस इस मामले को गाय की स्मगलिंग साबित नहीं कर पाई, इसलिए एफआईआर रद्द करने का हुक्म दिया गया। पुलिस ने पहलू खान पर हमला करने वालों के खिलाफ कत्ल का केस दर्ज तो किया ही था, साथ ही पहलू खान, उनके बेटे और पिकअप ड्राइवर के खिलाफ गाय की स्मगलिंग का मामला भी दर्ज किया था। पुलिस इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है।
माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर बेंच ने पहलू खान व उसके 2 बेटे व ड्राइवर खान मोहम्मद के खिलाफ राजस्थान बोवाइन एक्ट के तहत दर्ज की गई एफआईआर व चार्जशीट को रद्द कर दिया गया। कोर्ट ने यह माना चूँकि गाय जो ले जाई जा रही थी वह दुधारू गाय थी और उनके साथ 1 व 2 महीने के बछड़े थे, इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि जो गाय ले जा रही थी वह वध करने के प्रयोजन से ले जा रही थी। कोर्ट ने यह भी माना कि चार्जशीट व एफआईआर से कहीं भी परिलक्षित नहीं होता कि जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है सेक्शन 5 का, उसके तहत कि गाय ले जाई जा रही थी वो वध करने के प्रयोजन से ले जाई जा रही थी। दरअसल साल 2017 में भीड़ ने गाय की स्मगलिंग के शक में पहलू खान को पीट कर हलाक कर दिया था। 1 अप्रैल 2017 को हरियाणा के जिला मेवात के रहने वाले पहलू खान जयपुर से 2 गाय खरीदकर अपने घर ले जा रहे थे। तभी रास्ते में भीड़ ने गाड़ी को रोककर पहलू खान और उनके बेटों के साथ मारपीट की। इलाज के दौरान अस्पताल में पहलू खान की मौत हो गई। खास बात यह है कि मकामी अदालत ने पहलू खान के कातिलों को सबूत की कमी और वीडियो को नाकाफी मानते हुए पहले ही बरी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। नए सीजेआई बनने वाले जस्टिस एसए बोबडे ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि अदलिया के निजाम को मजबूत करना हमारी जिम्मेदारी है। अगले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस बोबडे साहब हैं। सर, आपको न्यूज़ 18 की तरफ से बहुत बहुत बधाई। सर, पहला सवाल कि आप बहुत ही इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं, हालांकि आपका व्यवहार बहुत ही फ्रेंडली रहा है, लेकिन वकीलों को लेकर जब आप तर्क करते हैं तो काफ़ी सख्त रहा है कई वकीलों की तरफ से, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा आपके कोर्ट में। तो सर, जिम्मेदारियाँ क्या रहेंगी न्यायपालिका के ऊपर? इतने सारे फिलहाल बोझ हैं मुकदमे को लेकर। नहीं, न्याय प्रक्रिया को मजबूत करना और न्याय देना, यही है हमारी, और कोई जवाबदारी नहीं, जिम्मेदारी। सर, दूसरा जो सवाल है कि एक आम जनता न्यायपालिका तक अभी पहुंचने में उसको थोड़ा सा दिक्कत होता है, चाहे वो फीस की बात करें, चाहे वो वकीलों से मुलाकात की बात करें, तो क्या इस दिशा में भी आप काम करेंगे, क्योंकि आपके मैकेनिज्म का ये भी एक हिस्सा रहा है? इस विषय पर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने काफ़ी विचार किया है और उनके काफ़ी अच्छे प्रपोजल स्कीम्स है, उसको अमल में लाने से हो जाएगा ठीक। सर, एक आखिरी सवाल कि न्यायपालिका में महिलाओं रिजर्वेशन को आप किस तरह देखते हैं? नहीं, वो वैसे कोई स्पेशल रिजर्वेशन तो है नहीं, और इनफैक्ट बहुत जगह 50-60% महिलाओं का रिक्रूटमेंट हुआ है। सर, आखिरी सवाल, देश की बड़ी जनता का अयोध्या एक बड़ा मुद्दा, आप 40 दिन सुनवाई में थे, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के आप हिस्सा रहे, अयोध्या आपके लिए सर कैसा रहा? अच्छा रहा, हम लोग 5 थे साथ में। थैंक यू। पटना के कब्रिस्तान की हालत नागुफ्ताबे है। हुकूमत पूरे सूबे में करीब 8000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने का दावा करती है, और ये सही है कि जिन कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई है वो कब्रिस्तान महफूज है, लेकिन शहर के कब्रिस्तानों में आधे से ज्यादा कब्रिस्तान पर कब्जा है और इस ताल्लुक से किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पेश एक खास रिपोर्ट। पटना में कब्रिस्तानों की हिफाजत एक बड़ा मसला। पटना में है कमोबेश 750 कब्रिस्तान। आधे से ज्यादा कब्रिस्तानों पर है नाजायज कब्जा। वक्फ बोर्ड के पास भी कब्रिस्तानों के नहीं है वाज़ेह आदाद-ओ-शुमार। बिहार वो रियासत है जहां कब्रिस्तानों की घेराबंदी के ताल्लुक से हुकूमत बजट में रकम मख्तस करती है और हुकूमत के मंसूबे के तहत कब्रिस्तानों की घेराबंदी का काम किया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पटना के बेशतर कब्रिस्तान महफूज नहीं है। यहां तक कि पटना सिटी के एक कब्रिस्तान पर भी कब्जा हो गया है। अब सिर्फ चंद कब्रों के निशानात यहां मौजूद हैं। जब न्यूज़ 18 उर्दू की टीम वहां पहुंची तो लोगों की भीड़ जमा हो गई। मकामी लोग कहने लगे कि यहां अभी भी मैयत की तदफीन होती है, जबकि सच्चाई ये है कि कब्रिस्तान का एहतराम तक नहीं किया जा रहा है और ना ही अब यहाँ तदफीन होती है। ये लोग जानवर बांध दिया और उसको बाद खिलाया पिलाया और बाद में झोपड़ी दे करके कर बना लिया। ज़मीन चूँकि कीमती हो गई है, इसलिए हर आदमी जिसको जो मौका मिलता है वो उसको कब्जा कर लेता है, उसको बेच भी देता है। तो बजाय कब्रिस्तान और बढ़े या लोग वक्फ करें और घटता ही चला जा रहा है। एक अलमिया है, बहुत मसला है, लेकिन इसको कौन देखने का? वक्फ का कानून बहुत सख्त है। अगर मुतवल्ली लोग
जो वक्फ के होते हैं, अगर मुतवल्ली नहीं, चेयरमैन जो वक्फ होते हैं, अगर वो नोटिस लें तो डीएम को हिदायत है कि उस पर कब्जा खाली करावे, लेकिन न चेयरमैन करते हैं न कलेक्टर उस पर ध्यान देते हैं। शहर की आबादी में इजाफा हो रहा है और इस इजाफे के साथ मजीद कब्रिस्तानों की जरूरत है, लेकिन हालत ये है कि जो पहले से कब्रिस्तान मौजूद हैं, उसकी हिफाजत एक मसला बना हुआ है। अमीरी बेगम वक्फ एस्टेट के इस कब्रिस्तान पर नजर डालिए, आपको कहीं से ये कब्रिस्तान नहीं दिख रहा होगा। आप कहेंगे कि ये तो एक खटाल है, लेकिन खटाल के नीचे मुर्दे दफन हैं। जी हाँ, साफ जाहिर होता है कि इस कब्रिस्तान पर पूरी तरह से कब्जा है। कब्रों के निशान भी गोबर और गंदगी में दब चुके हैं। इस पर लोगों को अफसोस है। मकामी लोग कब्रिस्तानों की इस सूरत हाल को हल करने की वक्फ बोर्ड से अपील कर रहे हैं। जिस तनासुब से आबादी बढ़ रही है, उस तनासुब से, उस प्रोपोर्शन में कब्रिस्तान का भी कभी इजाफा होना चाहिए, लेकिन इसके बरक्स आप देखें कि उस पर नाजायज़ कब्ज़ा है, और ये कब्ज़ा अपनों ने भी किया है और गैरों ने भी किया है। तो मैं दरख्वास्त करूँगा गवर्नमेंट से, सिंसियर हैं, कि इस पे एक मजबूत कदम उठाया जाए और जिन लोगों ने कब्रिस्तान पे कब्ज़ा किया है, चाहे वो अपने हो या गैर हो या किसी का भी कब्ज़ा हो, उसे जल्द अज जल्द हटाया जाए ताकि कब्रिस्तान की जो परेशानी है वो आसानी में बदली जा सके। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के मुताबिक कब्जा करने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि कब्रिस्तानों का कोई वाज़ेह आदाद व शुमार वक्फ बोर्ड के पास भी नहीं है। एक अंदाजे के मुताबिक 750 कब्रिस्तान पटना जिले में हैं, जिसमें आधे कब्रिस्तानों पर कब्जा है। मेरा ये आवाम से ये मैसेज देना है कि आप इसको इस्तेमाल कीजिए, पब्लिक डोमेन की चीज़ है, और जो नेचर है, कब्रिस्तान था, कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान रहेगा। चाहे जितने असामाजिक तत्वों के लोग हैं, बाहुबली लोग हैं, कब्रिस्तान में, इमामबाड़ा में, दरगाह पे, मज़ार पे मकान बना लिया है या कब्जा किया है, उन पर केसेस होगा, उनको सज़ा भी होगी, क्रिमिनल केसेस का प्रावधान है, और उनको मकान भी जाएगा और वो जेल भी जाएंगे। हुकूमत की जानिब से जिन कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराई गई है, उन कब्रिस्तानों का मसला काफ़ी हद तक हल हो गया है। अब यहाँ कब्जे की गुंजाइश कम है, लेकिन जिन कब्रिस्तानों पर पहले से ही कब्जा है, उन कब्रिस्तानों को आज़ाद कराने की गुंजाइश भी निकल पाएगी, ये कहना मुश्किल है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। एक तरफ तो हुकूमतें रिवायती तरीके इलाज को फरोग देने के वादे और इरादे जाहिर करती हैं, वहीं यूनानी, आयुर्वेद और होम्योपैथ के बजट में कमी करके इरादों में फर्क का सबूत भी पेश कर रही है। उत्तर प्रदेश में तो रियासती और मरकजी हुकूमत के बजट में भी इतना फर्क नजर आता है कि सरकारी जिला अस्पतालों में आयुष विंग के तहत आने वाला यूनानी दवाखाना दवाओं की कमी का शिकार है। पेश मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। हिंदुस्तानी तरीक़े इलाज के अलावा यूनानी पर यकीन रखने वाले और उसके जरिए इलाज कराने वाले मरीजों की तादाद कम नहीं है, लेकिन आज भी ये दवाखाने बुनियादी और बेहतर सहूलियात की कमी का शिकार नजर आ रही हैं। मेरठ के जिला अस्पताल के महकमा आयुष का सालाना बजट महज 2 लाख है, जो कि आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, होम्योपैथ और यूनानी में तकसीम होकर महज 50,000 ही रह जाता है। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत अस्पताल में खिदमात अंजाम देने वाले डॉक्टर तो अपनी ड्यूटी मुकम्मल तौर पर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन कम बजट की वजह से दवाओं की कमी को पूरा करने में अपनी मजबूरी कुछ यूं जाहिर कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट होता है वो तो अलग ही होता है, लेकिन जो हमारा नेशनल हेल्थ मिशन का जो आयुष का बजट है, अगर हम खाली मेरठ की बात करें तो हमारे यहाँ पे 4 डॉक्टर हैं नेशनल हेल्थ मिशन में, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष में। तो पर डॉक्टर के हिसाब से 50,000 रुपये का बजट हम लोगों को मिलता है और उसी की दवाई आ पाती है हमारे पास। तो बजट में तो फ़र्क है, बजट तो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन अब क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसमें तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। वहीं मेरठ के कैंट अस्पताल में मरकजी हुकूमत के तहत चलने वाले यूनानी मेडिसिन के क्लिनिकल रिसर्च यूनिट की तस्वीर जिला अस्पताल के इंतजामात से बरक्स नजर आती है। दवाओं और दीगर सहूलियात को लेकर यहाँ न बजट की कमी है, न ही स्टाफ की। यही वजह है कि यूनानी तरीक़े इलाज में यकीन रखने वाले मरीजों की बड़ी तादाद हर रोज यहाँ नजर आती है और सहूलियात का फायदा हासिल करती है। काफ़ी दर्द जो है काफ़ी फ़ायदा होता है, अंग्रेज़ी दवाइयों से नहीं फ़ायदा होता है, तो यहाँ से हो जाता है, इसलिए हम यहाँ दवाई ले जाते हैं 8 दिन में एक बार।
सारी दवाएं आपको मिल जाती हैं? हाँ, जो डॉक्टर लिखते हैं वो सारी मिलती है। एक हफ्ते में लेकर गई, बहुत आराम लगा है इस दवाई से। दवाएं सब आपको मिल जाती हैं? जी, मिल गई थी सारी। देखिए, स्टेट का तो आप घूमे होंगे, देखा होगा बेचारों को क्या प्रॉब्लम है बजट वगैरह की। हमारा कोई दिक्कत नहीं है, हमारा सब बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रहा है। दवाई हमारी टाइम पर आती है, जैसे हमारे यहाँ ख़त्म होने को होती है हम रिक्वायरमेंट भेज देते हैं कि हमारे बजट की जो दवाई है वो हमें दे दी जाए, वो हम अवेलेबल करा देते हैं टाइम, कोई दिक्कत नहीं। आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी और होम्योपैथी जैसे कदीम रिवायती तरीक़े इलाज में यकीन रखने वालों की आज कमी नहीं है। लेकिन हाँ, दवाओं की दस्तयाबी जिला अस्पतालों में आयुष विंग की जरूरत के मकसद को पूरा करने में नाकाम साबित हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। अमेरिका ने अबू बकर बगदादी को मार गिराने के लिए चलाए गए ऑपरेशन का वीडियो जारी किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने वीडियो के कुछ हिस्से जारी किए। आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत, आदाब। इदलिब में अमेरिकी कमांडो के ऑपरेशन का वीडियो अमेरिका ने डिक्लासिफाई कर दिया है। वीडियो में अमेरिकी कमांडो इदलिब में बगदादी के ठिकाने की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने पेंटागन में मीडिया को इस ऑपरेशन की तफसील भी बताई। Once the assault force arrived at the compound, fighters from 2 locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault. These individuals, who we don't assess were affiliated with Baghdadi, but nonetheless demonstrated hostile intent against U.S. forces, were killed by 2 airstrikes from supporting helicopters. जनरल फ्रैंक ने मीडिया को बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान ISIS के दीगर 6 अफराद भी मारे गए, जबकि 2 बच्चे जिनकी उम्र शायद 12 बरस से कम थी उस वक्त हलाक हुए जब बगदादी ने बम बंधी जैकेट को धमाके से उड़ा दिया। U.S. forces discovered Baghdadi hiding in a tunnel. When capture at the hands of U.S. forces was imminent, Baghdadi detonated a bomb he wore, killing himself and 2 young children that were with him. The number 2 is a change. We originally thought there were 3 children with him, and this is the number we originally reported up the chain of command. We now know the number to be 2 based on subsequent debriefing. A total of 6 ISIS members died on the objective. 4 were women, and there were 2 men, including Baghdadi. This is in addition to the 2 children killed by Baghdadi as he blew himself up. Let me emphasize again that 11 children were protected by the assault force, and 2 men on the objective were detained by the assault force, and they were extracted with the force. मैकेंजी ने यह भी बताया कि बगदाद के ठिकाने से 12 बच्चों को बाहिफाजत निकाल लिया गया है।